हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। अभी तक जो हमने फंक्शंस वगैरह बनाए थे या कोई सा भी पीएचपी का कोड लिखा था वो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि हम हर एक चीज़ के लिए फंक्शन बना रहे थे एंड देन उस फंक्शन को यूटिलाइज कर रहे थे। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की ओर। मॉड्यूलर का मतलब है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको एक चीज़ जो सबसे पहले आनी चाहिए वो होती है क्लास। अभी तक आपने देखा होगा कि हम फंक्शंस बना रहे थे एंड एक फाइल में उसको स्टोर करके हम यूज कर रहे थे बार बार। बट क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जब हम एक बहुत ज़्यादा बड़ा वेबसाइट का कोड लिख रहे होंगे तो बहुत सारे फंक्शंस सेम नाम के भी हो सकते हैं, डिफरेंट पर्पस हो सकता है उनका, या सेम पर्पस भी हो सकता है, बट वो अलग अलग केसेस में अलग अलग जगह पर यूज होंगे। एंड एक ही फाइल में इतने सारे अगर आप फंक्शंस लिख देंगे तो उसके बाद उसको याद रखना और उसको यूज कर पाना दोबारा से वो हो जाता है मुश्किल। प्लस आपके फंक्शंस आपके डेटा के जो वेरिएबल्स हैं उनको भी ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये सब जो शॉर्ट कमिंग्स थी फंक्शन और ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, उसको हमने ओवरकम करने के लिए हमने क्लासेस या फिर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो क्लास का एक मतलब क्या होता है? क्लास एक तरीके से एक रैपर है, एक टेम्पलेट है जिसके अंदर आपने बहुत सारे फंक्शंस एंड डेटा वेरिएबल्स स्टोर करके पहले से उनको डिफाइन करके रख दिया है, सो दैट जब भी आप उस क्लास को यूज करेंगे, यानी एक पर्टिकुलर फाइल में आपने मान लीजिए क्लास सेव कर दी, उस क्लास को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं एंड देन उसके फंक्शंस पूरा का पूरा जो फीचर्स है उस क्लास के वो आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं इसमें। एक क्लास बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है क्लास कीवर्ड, यानी आपको लिखना होगा क्लास जैसे हम फंक्शन के लिए लिखते थे एंड देन उस क्लास का नाम। मान लीजिए मैं क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट नाम की, एंड उसके बाद मुझे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होंगे। ये आपकी क्लास हो गई है स्टार्ट। अब जैसे कि मैंने बताया कि क्लास एक तरीके से टेम्पलेट है जिसके अंदर हम फंक्शंस और वेरिएबल्स हमेशा बना के रख सकते हैं। तो अब मैंने एक वेरिएबल बना दिया एंड उसका नेम जो वेरिएबल का यूज किया वो किया नेम। अब वेर को डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल आपका पीएचपी का है तो var स्पेस लिख के अब क्लास के अंदर उसको ऐसे ही बताएंगे। तो ये जो नेम है, तो ये क्लास स्टूडेंट जो है ये स्टूडेंट नाम का क्लास है एंड जो नेम है इसमें वो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी कहलाई जाती है, यानी जो वेरिएबल्स है उनकी प्रॉपर्टीज कहते हैं उनको। अब फंक्शन या फिर मेथड भी कहते हैं। मेथड जैसे जो जावा प्रोग्रामिंग है उसमें हम फंक्शंस की जगह मेथड नाम यूज करते हैं, तो हम इसे जो क्लास के अंदर फंक्शंस हैं उनको फंक्शंस या फिर मेथड कुछ ही बोल सकते हैं। तो हम इनके फंक्शंस भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बनाया फंक्शन, यानी क्लास के अंदर मैं फंक्शन लिख रहा हूँ एंड उसका नाम मैंने लिख दिया सेट अंडरस्कोर नेम, यानी मैं नेम सेट करने के लिए एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें एक नेम यानी एक वेरिएबल जाएगा। मान लीजिए मैंने न्यू ले लिया एंड मैं इसके अंदर कुछ लाइन लिख रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको ये लाइन समझ आए, बट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ। अभी तक मैंने बनाया था सेट नेम, अब मैं एक बना रहा हूँ गेट नेम। इनके बारे में डिस्कस हम अभी करेंगे, डोंट वरी। इसका हमें वेरिएबल इनपुट में लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया सेट नेम, एक बनाया मैंने गेट नेम, एंड यहाँ पर मैंने एक नया नाम यानी इसको सप्लाई किया, तो आपका जो नेम है उसमें वो स्टोर हो जाएगा। अब ये जो दिस आपकी है, दिस वाली लाइन, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो दिस है, दिस क्या है एक्चुअली? दिस एक तरीके से बिल्ट मतलब इनबिल्ट वेरिएबल है। अंदर क्लास के हर एक क्लास के अंदर ये दिस नाम का एक जो वेरिएबल है पहले से होता है। तो ये जो दिस वेरिएबल है ये सारी क्लासेस के अंदर ही होता है। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है, यानी एक अगर क्लास है उसको अगर आप क्लास को आप रेडी यानी रेडी टू यूज बनाना चाह रहे हैं या फिर क्लास के जो फीचर्स यूज करना चाह रहे हैं
तो उसको इंस्टेंशिएट करना पड़ता है, यानी उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो वैसे ये दिस जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है जो हर एक क्लास के अंदर पहले से होता है, एंड इसका जो पॉइंटर होता है ये करंट ऑब्जेक्ट की तरफ ही पॉइंट करता है। तो यानी जहां पे भी आपने क्लास बनाई है तो दिस उसी क्लास के अंदर, मतलब हर एक क्लास के अंदर एक दिस पॉइंटर होगा। तो ये खुद को ही रेफरेंस करता है, ऐसा वेरिएबल है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक फंडा है कि ये दिस वेरिएबल जो है ये सेल्फ रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट होता है, एंड इसके बाद जो आपने एरो देखा है यानी हाइफन यूज किया मैंने, माइनस वाला साइन एंड देन राइट वाला एरो, ये दोनों मिला के हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अंदर के वेरिएबल्स यूटिलाइज कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि मैंने दिस यूज किया, उसके बाद मैंने एरो लगाया एंड उसके बाद मैंने लिखा नेम। नेम क्या है कि मैंने डॉलर नहीं लगाया, याद रखें। तो किसी क्लास के अंदर का कोई भी वेरिएबल अगर आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है तो आपको सीधा ऐसे लिखना पड़ेगा एरो एंड देन उस वेरिएबल का नाम, डॉलर नहीं लगाना है। सिमिलरली मैंने गेट नेम में इस वेरिएबल को, यानी ये जो नेम हमने यहाँ पे लाइन नंबर 3 में बनाया था उसको मैंने रिटर्न कर दिया है। अब ये अगर मान लीजिए स्टूडेंट नाम की एक पूरी की लाइब्रेरी यानी एक पूरी क्लास बन जाती है तो आप इसको एक सेव कर सकते हैं अलग फाइल में, एंड देन इंक्लूड करके आप उसको अपनी मेन फाइल में स्टोर कर सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा आपको न्यू नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ता है, तो मैं इसी वाली फाइल में कर रहा हूँ। मान लीजिए हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं जिसका नाम है लेट्स से अमन। अमन एक स्टूडेंट है, तो अब मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी इस क्लास को मुझे यूज करना है, स्टूडेंट क्लास को। तो मैं लिखूंगा न्यू, न्यू मेरा कीवर्ड है, एंड स्टूडेंट लिखूंगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट के आगे जैसे हम फंक्शन के लिए लिखते हैं सेम वैसे ही मैं लिखूंगा। तो ये मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगाए यहाँ पर। याद रखें कि क्लास बनाते टाइम कर ली थे, जब इंस्टेंस बनाया इसका हमने तो हमने राउंड ब्रैकेट यूज किया। तो ये जो न्यू वाला जो लाइन है, ये लाइन नंबर 14, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, यानी अमन नाम का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब आप सेम क्लास को इस तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पर अगर मैं ये नहीं लिखूं तो भी चलेगा। तो मैंने वो ब्रैकेट्स हटा दिए हैं, एंड ये जो अमन है, अमन की जगह मान लीजिए कोई और नाम ले लेते हैं हम। तो इस तरीके से हम एक क्लास को मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मल्टीपल बार उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अब अमन और शुभम लिख दिया है, एंड अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं इस क्लास के, यानी इंस्टेंसेस हैं। तो अब ऑब्जेक्ट की हम प्रॉपर्टी अगर सेट करें तो आप देखिए कि मैं कैसे इसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूँ। मैं इसमें लिख रहा हूँ अमन, एंड देन मैं इसमें लिख रहा हूँ, ये फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं इसके अंदर का। फंक्शन का नाम क्या था? सेट अंडरस्कोर नेम, एंड उसके अंदर मैं इनपुट वेरिएबल दे रहा हूँ अमन। सिमिलरली मैं शुभम के लिए भी सेट कर रहा हूँ शुभम, सेट अंडरस्कोर नेम, एंड मैंने सेम वैसे ही यहाँ पर लिखा शुभम। ये मैंने दोनों के ऑब्जेक्ट्स को यूटिलाइज कर लिया, एंड मैंने एक एक फंक्शन इन दोनों के लिए यूज किया। अब आपको मान लीजिए एक्सेस करना है इस डेटा को, जैसे दूसरा जो फंक्शन था वो रिटर्न करता है ना हमारा, तो हम गेट नेम फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो गेट नेम अब जैसे रिटर्न करेगा तो हम इसको एको कर सकते हैं, एको एंड अमन का गेट नेम कर लेते हैं, गेट अंडरस्कोर नेम। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पर राइट हैंड पर रिलोड करता हूँ, आप देख रहे हैं कि आंसर आ गया अमन, यानी आउटपुट में आ गया अमन। अगर मैं यहाँ पर कुछ और करता ABC, तो आप जो ये गेट नेम जो फंक्शन है ये वापस से इसको पूरा का पूरा सेव करके आउटपुट कर देता। सेम ऐसे ही अगर मैं शुभम का करूं, एंड अब मैं इसको करता हूं रीलोड, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शुभम प्रिंट हो गया। अब ये काम कैसे करता है? क्लास आपने बना लिया, आपको फंक्शन को यूटिलाइज करना भी आ गया, बट काम कैसे हुआ? लाइन नंबर 14 से शुरू करते हैं। 14 में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का। अब जरूरी नहीं है कि मैं अमन, मुझे यहाँ पर नाम सेव करना था तो मैं इसको वेरिएबल का नाम भी अमन दूं। मैं वेरिएबल का नाम ए भी लिख सकता हूँ, कुछ भी, ए हो, T1 T2, जो भी आपका एक कोई भी वैलिड वेरिएबल का नाम हो चलेगा। तो मैं यहाँ पर ये सब लिख सकता हूँ, मैं अमन की जगह वेरिएबल ए यूज कर रहा हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे का वैसे ही काम करेगा।
तो यहाँ पर लाइन नंबर 14 में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, यानी इस क्लास को यूज किया एंड उसको एक इंस्टेंस बनाया, यानी उसको शुरुआत दी। एक शुरुआत देने के बाद मैंने लाइन नंबर 16 में उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फंक्शन यूज किया जो कि इसके अंदर सेव था सेट नेम से। ऑब्वियसली सेट नेम नाम का एक फंक्शन इस क्लास के अंदर है, वो मुझे पहले से पता था, नहीं पता होता तो मैं यूज ही नहीं कर पाता। तो मैंने उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट दिया, आर्ग्यूमेंट जो था मुझे पता था कि एक आर्ग्यूमेंट ही जाएगा, तो वो यहाँ पर न्यू चला गया, न्यू वेरिएबल के अंदर। तो लाइन नंबर 16 ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ था तो उसके अंदर हमने ये वैल्यू भेजी। तो जो अब आप देखिए जितने भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो सारे इंडिविजुअल अलग अलग स्पेस लेंगे मेमोरी का, सबके लिए वो कोई कॉमन चीज शेयर ही नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से क्लास एक तरीके से पेरेंट है एंड जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं सारे चिल्ड्रन है। ये सब सारे के सारे अलग अलग रिसोर्सेज शेयर कुछ नहीं कर रहे हैं, सबके पास अपने अलग अलग रिसोर्सेज एंड सेम फंक्शन को वो कॉल कर सकते हैं। तो ये जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल है तो ये ऑब्जेक्ट ए के लिए अलग होगा, ऑब्जेक्ट बी के लिए ये वेरिएबल अलग वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो इसीलिए आपको अमन और शुभम अलग अलग दिख रहे हैं, जबकि क्लास जो है हमारी सेम यूज हुई है। तो इस तरीके से हम ये एकदम सबसे ज्यादा बेसिक है क्लासेस के लिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर मैंने गेट नेम यूज किया ए जो आपका ऑब्जेक्ट था उसके साथ, तो मुझे जो आंसर आया वो लाइन नंबर 16 में जो मैंने सेट किया था वो मुझे आंसर में आया। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ एको वैल्यू सेट टू $न्यू। अब हम इसको करते हैं रीलोड। अब आप देखिए सबसे पहले ये सेट हुआ, वैल्यू सेट टू अमन, वैल्यू सेट टू शुभम, यानी लाइन नंबर 14 और लाइन नंबर 17 और लाइन नंबर 18 की वजह से ये आउटपुट आया। एंड उसके बाद लाइन नंबर 20 और लाइन नंबर 21 का आउटपुट है। तो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं एंड अलग अलग मेमोरी यूज कर रहे हैं, इनके बीच में कुछ भी शेयर्ड नहीं है। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ऐसी, इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी हर एक ऑब्जेक्ट अपना अलग डेटा मेंटेन कर सकता है। ये सबसे खास बात है इसकी। सेम फीचर्स होने के बावजूद भी सिमिलर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करिए कि अगर मैंने इसके फंक्शन ऐसे यूज किए हैं, मतलब फंक्शन को एक्सेस ऐसे किया है मैंने, तो मैं वेरिएबल भी तो एक्सेस कर सकता था ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं सिंपल नेम, अब मैं इसको करूं रीलोड, कमेंट करने के बाद मैं करता हूँ रीलोड। अब देख रहे हैं कि लाइन नंबर 20 का आउटपुट अभी भी वही आ रहा है, नेम आ रहा है। तो इसका मतलब मैं सिर्फ फंक्शन नहीं, मैं अंदर के वेरिएबल भी एक्सेस कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसके बारे में हम और डिस्कशन अच्छे से करेंगे, बट अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम क्लास के अंदर के जो वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस हैं उसको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे उनको एक्सेस करा जाता है। क्लास के अंदर अंदर जब हम चल रहे थे तो दिस ऑब्जेक्ट था उसका, यानी खुद का ही ऑब्जेक्ट था। एंड क्लास जब यहाँ पे डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गई उसके बाद हमने नया ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हमने डेटा को एक्सेस किया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो क्लासेस होती हैं, यानी जो क्लासेस के जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उनका एक जो फंक्शन है बाय डिफॉल्ट उसमें होता ही है, एंड वो फंक्शन का नाम होता है कंस्ट्रक्टर। C++ में भी होता है एंड PHP में भी सेम फॉलो होता है। कंस्ट्रक्टर नाम का एक फंक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट हर एक क्लास में ही होता है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर का आप इंग्लिश मीनिंग समझिए ना। ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक इंस्टेंस क्रिएट करता है। तो इंस्टेंस क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो एक कंस्ट्रक्टर करता है, यानी कंस्ट्रक्ट क्या करता है, वो फंक्शन उस क्लास को कंस्ट्रक्ट करता है, यानी पूरा बनाता है। बना के उसको जो पूरा सेट होता है फंक्शंस का और वेरिएबल्स का वो ऑब्जेक्ट को दे देता है। तो कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन होता है ये अब जरूरी नहीं कि आप इसमें लिखें। अब हमने कहीं कंस्ट्रक्टर वर्ड यूज किया गया इस क्लास में, नहीं ना, बट हम इसको फिर भी लिख सकते हैं। डिफॉल्ट आप लिखे या नहीं लिखे वो तो होगा ही होगा, बट अगर आपको उसको कुछ चेंज करना है या फिर रीराइट करना है तो आप फिर भी लिख सकते हैं।
तो ये हमारी मर्जी है, तो हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो कैसे हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूँ, फंक्शन। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होगा वो हमेशा एग्जैक्टली यही नाम का होगा, डबल अंडरस्कोर, यानी 2 बार आपको अंडरस्कोर लिखना है, देन यहाँ पर लिखना है कंस्ट्रक्ट। ये हमेशा आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन सेम एग्जैक्टली यही नाम से होगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट्स से एक वेरिएबल देते हैं इसमें a, एंड इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ कि हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, दिस नेम इज इक्वल टू a, यानी जो काम हमने सेट नेम में किया था वही हम अब कंस्ट्रक्ट में कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर तो जैसे ऑब्जेक्ट आपको यहाँ ये लाइन नंबर 20 है, 20 जैसे आप लिखेंगे उतने में ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड, यहाँ पर हम ब्रेक टैग दे देता हूँ। अब इसको करते हैं रीलोड। अब जो फेटल एरर आ रहा है उसके हिसाब से कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। तो ऑब्वियसली ये 21 लाइन पे एकदम सही बात है, हमने कोई आर्ग्यूमेंट दिया नहीं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहला काम हम इसको बाय डिफॉल्ट जैसे हम फंक्शंस में लिखते थे एम्प्टी रख लेते हैं, तो अब ये शायद एरर नहीं आएगा। तो अब आप देखिए लाइन नंबर 21 पे आया हूँ। सी चीज ये है कि लाइन नंबर 19 तक आपने जितना भी प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम सही है, बट जब तक आप इस क्लास का इंस्टेंस नहीं बनाएंगे इनमें से कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जो आपकी फर्स्ट एग्जीक्यूशन वाली लाइन है वो है लाइन नंबर 21। लाइन नंबर 21 को जैसे ही आपने लिखा इतने में आपका सबसे पहला जो काम होता है, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर गए तो आपका ये आउटपुट आ गया। उसके बाद हमने लाइन नंबर 22 में किया तो फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, बट इस बार एक अलग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। एंड देन लाइन नंबर 23 में आपने नेम को सेट किया, बाकी तो एग्जैक्टली सेम ही है। अब इसमें स्पेशल चीज क्या हुई, हमने कंस्ट्रक्टर में ही एक वेरिएबल दिया है एंड उसी के थ्रू हम इसको सेव कर सकते हैं। तो हमें लाइन नंबर 23 और 24 की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं इसको सीधा का सीधा ऐसे ही भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अमन, एंड इसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शुभम। हम इसको करते हैं रीलोड। अब आप देख रहे हैं कि सेम वही फीचर हुआ, सेम वही काम हुआ, बट इस बार हमें एक लाइन एक्स्ट्रा या इस फंक्शन को यूज नहीं करना पड़ा। हमने इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर ही वेरिएबल देके एंड उस वेरिएबल को यानी जो नेम वेरिएबल था आपका हमने उसकी वैल्यू सेट कर दी। तो कंस्ट्रक्टर को जो हमने प्रोसेस था, देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में तो कोई हमने जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसमें कोई भी ये आर्ग्यूमेंट नहीं होता, यानी वो ब्लैंक होता है, क्योंकि आपने देखा हमने पहले जो बनाया था तो हमने ये चीज नहीं लिखी थी। तो ओरिजिनली जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो तो एकदम आपका ब्लैंक था, उसके 0 आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड थे। बट अब जो आपने किया उसमें यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट आपने ऐड कर दिया। तो ये जो तरीका होता है कि सेम उसी फंक्शन को किसी और तरीके से यूटिलाइज कर पाना, इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो अभी जो हमने किया, हमने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया, यानी ओवरलोड क्या होता है कि जितना काम उसका जो हो रहा होता है उससे ज्यादा उससे करवाना, तो ओवरलोडिंग होती है। तो अभी हमने करी कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के थ्रू हमने एक फंक्शन बचा लिया एंड हमने सीधा का सीधा वहीं से उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा दी। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट पता चल गया होगा कि कैसे कंस्ट्रक्टर काम होता है, एंड हर एक क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा आपका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर के बाद हम बात करते हैं एनकैप्सुलेशन की, डेटा एनकैप्सुलेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है। एनकैप्सुलेशन का मतलब जो यूज है वो ये है कि भाई इसको ज्यादा क्लीन और बेटर कोड बनाने के लिए हम एनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। अब इसका मतलब एक्चुअल में क्या हुआ कि भाई हम डेटा को
जो एक्सेस होता है उस डेटा के कोई भी वेरिएबल का, हम उसके एक्सेस को रोक देते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इससे क्या होता है कि आपका अब जैसे अभी जो स्टेट है उसके हिसाब से तो आप ये फंक्शन भी ऑब्जेक्ट से यूज कर पा रहे हैं, आप ये वेरिएबल भी डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं, ये फंक्शन भी यूज कर पा रहे हैं। तो यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको 100% डेटा अवेलेबल है। बट अगर आप उसका एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें तो आप उस क्लास को बेटर परफॉर्म करवा सकते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते ना कि यार ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई सा भी डेटा उठा के ले जाए। कोई ओपन आपको सब कुछ पब्लिक थोड़ी रखना है। तो इसके लिए आप सिर्फ वही चीजें पब्लिक रखिए जो एक्चुअल में यूजर को जरूरत पड़ेगी, यानी जब भी वो क्लास यूज करेगा। मान लीजिए कोई एक ऐसा फंक्शन है, मान लीजिए जैसे आपके मार्क्स का एवरेज निकलता है, तो अगर एवरेज में आपका परसेंटेज निकालने से पहले आपको कोई एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज करना पड़ रहा है, तो जरूरी थोड़ी आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू अवेलेबल करवाएंगे। उसको आप नहीं चाहते कि वो किसी और को दिखे एंड आप वो डायरेक्टली यूज कर ले एंड देन उस आउटपुट को सेव कर लें एंड उसी आउटपुट को ही हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू अवेलेबल कराएं, यानी इन बिटवीन जो भी वेरिएबल्स यूज हुए आप वो अवेलेबल करवाएं नहीं। तो ये सारा जो एक पूरा फंडामेंटल प्रोसेस है ये है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन एक्चुअली पूरा का पूरा ही एक प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही। तो इसके बारे में और पढ़ने के लिए हम जानते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स को, कि कैसे हम डेटा को रोक सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होने से। तो तीन हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीन टाइप के मॉडिफायर हैं। जो पब्लिक है वो आपका डिफॉल्ट मॉडिफायर है। तो क्योंकि ये सारे डिफॉल्ट थे, डिफॉल्ट पे सेट है ना, यानी हमने कहीं लिखा नहीं प्राइवेट या प्रोटेक्टेड ऐसा कुछ, तो ये सारे पब्लिक थे तभी हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं कर पाते एक्सेस। तो मान लीजिए स्टूडेंट की कुछ और प्रॉपर्टी होती, जैसे कि मार्क्स, तो मैं इसको लिख रहा हूँ पब्लिक एंड मार्क्स वेरिएबल। सिमिलरली ऐसी अगर मान लीजिए एक और प्रॉपर्टी लें कि उसकी हाइट कितनी होगी, स्टूडेंट की हाइट, तो मैं इसको लिख रहा हूँ प्रोटेक्टेड एंड देन हाइट। एक और मैं लिख रहा हूँ जिसको मैं बना रहा हूँ प्राइवेट में हम लिख देते हैं इसके मार्क्स, सॉरी मार्क्स हो गए हैं, तो हम इसका लिख देते हैं एड्रेस हम इसका कर दिया प्राइवेट। तो अब ये आपके तीन टाइप के एक्सेस मॉडिफायर हैं। आपने वेरिएबल के पहले जस्ट इनको लिख दिया कि किस टाइप का आप बनाना चाह रहे हैं, यानी एड्रेस हमने प्राइवेट बना दिया, हाइट आपने बना दिया प्रोटेक्टेड, मार्क्स आपने बना दिया पब्लिक। अब इन तीनों का मतलब हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल इनका मतलब क्या है और क्या क्या लिमिटेशन है किसके साथ। अगर आपने जो वॉर कीवर्ड यहाँ पे यूज किया, इससे आप जो भी बनाएंगे वो हमेशा पब्लिक बनेगा। तो अगर आपको किसी को प्रोटेक्टेड या प्राइवेट बनाना है तो आपको उसको आगे लिखना पड़ेगा पहले। अब ये जो तीन आपके मॉडिफायर हैं, इन तीनों की लिमिटेशन आप सिंपल सी भाषा में समझिए। पब्लिक का मतलब है कि भाई कोई लिमिट, रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं है, कोई भी किसी भी चीज को एक्सेस कर सकता है, यानी जो भी चीज पब्लिक है उसको एक्सेस करा जा सकता है कहीं से भी। दूसरा होता है प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड क्या है कि अगर आपने किसी चीज को प्रोटेक्टेड बनाया है तो सिर्फ और सिर्फ वो क्लास उसको यूटिलाइज कर पाएगी या फिर उसकी डिराइव्ड क्लास उसको यूटिलाइज कर पाएगी। अब इसका जो लेना देना है वो है इनहेरिटेंस से। इनहेरिटेंस को हम थोड़ी देर में समझेंगे, मे बी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप प्रोटेक्टेड वाले को भूल जाइए, अभी हम वापस बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास के अंदर जब तक हैं आप, तब आप उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल समझना है तो हम कोड से इसको समझते हैं, तभी हमें ज्यादा क्लियर रहेगा कि क्या प्राइवेट का मतलब क्या है एंड क्या पब्लिक है। तो हमने प्राइवेट किसको बनाया, एड्रेस को, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सेट नेम फंक्शन जैसे हमने नीचे यूज किया, सेट नेम नहीं, हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है, तो मैं कंस्ट्रक्टर के साथ ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस एड्रेस इज इक्वल टू, ये मैंने एड्रेस इसमें लिख दिया है। कंस्ट्रक्टर कॉल मैं इसको रोक रहा हूँ या पढ़ा रख देते हैं।
अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर ए का जो गेट नेम है, नेम तो मैंने प्रिंट कर दिया था, अभी मैं नेम की जगह एड्रेस प्रिंट करता हूँ। नेम तो हमने करा था लास्ट टाइम, अब की बार मैं कर रहा हूँ एड्रेस। अब मैंने यहाँ पर किया रीलोड, अब आप देखें एरर आ रहा है। अब इसका रीजन क्या है भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी है आप, यानी क्लास के बाहर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको पब्लिक होना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड का भी देखते हैं, मैं यहाँ पर हाइट को भी सेट कर देता हूँ। ये हमने हाइट सेट की। अब मैं यहाँ पर आउटपुट देता हूँ हाइट का, और राइट हैंड पर मैं करता हूँ रीलोड, तो आप देख रहे हैं कि ये एक्सेसिबल नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट से आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक चीज ही एक्सेस कर पाएंगे, प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। आगे आगे जब हम अभी और चीजें पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस वगैरह, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि हमने ये तीन चीजें क्यों बनाई। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अभी तक तो आपने सिर्फ इन वेरिएबल्स को बनाया, पब्लिक या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट। हम इन फंक्शंस को भी बना सकते हैं कि क्या हम इस फंक्शन को बाहर यूटिलाइज करने के लिए अवेलेबल रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन है जो आपको सिर्फ प्राइवेटली यूज करना है, यानी क्लास के दूसरे फंक्शन उस फंक्शन को यूज करना चाह रहे हैं, तो हम उसको प्राइवेट बना देंगे, सो दैट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए। अब ऐसा हो सकता है ना कि आपने फंक्शन ए बनाया, बी बनाया और सी बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सिर्फ फंक्शन ए यूज करना चाहते हैं। अब अंदर जो काम होता है, जब भी आप ए को कॉल कर रहे हैं, तो ए आराम से बी और सी को यूज कर सकता है, क्योंकि वो प्राइवेट है। तो क्या हुआ, ए को तो सब कुछ अवेलेबल ही है, बी और सी भी है। तो मैं एक फंक्शन यहाँ पर, ये जो गेट नेम है, इसको मैं बना देता हूँ प्राइवेट, प्राइवेट फंक्शन गेट नेम। अब हम इसको ट्राई करते हैं यूज करने का। अब मैं यहाँ पर करता हूँ रीलोड, तो आप देख रहे हैं फिर से ये प्राइवेट मेथड आ गया, इसलिए ये एरर आ गया। प्राइवेट नहीं होता तो ये आराम से काम करता है, जैसा कि आपने देखा, हमने पहले भी इसको यूज किया हुआ है। मैं फिर से कट कर लेता हूँ, सेव कर देता हूँ एंड रीलोड करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि काम कर रहा है। प्राइवेट लिखते ही ऑब्जेक्ट से आपने इसका एक्सेस हटा दिया और ऑब्जेक्ट इसको फिर यूज नहीं कर पाया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाली कि अगर आपने इसको गेट नेम मतलब प्राइवेट लिख दिया है, तो इसको आप ऑब्जेक्ट के थ्रू तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट कोई दूसरा फंक्शन जो होगा वो इसको एक्सेस कर सकता है। तो अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, नाम चेंज अगर मैं इसका कर दूं, और मैं इसको करता हूँ गेट डबल एक्स लगाते हैं, कोई बात नहीं, और मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन का नाम गेट अंडरस्कोर नेम। तो अगर मैं गेट नेम तो देखिए यूज नहीं कर पा रहा ना, बट इसकी जगह मैं गेट डबल एक्स यूज कर सकता हूँ, और अब मैं अगर इसको रीलोड करूंगा तो आंसर आ रहा है शुभम। तो कुल मिला के हुआ क्या, जो मेरा ये फंक्शन था गेट डबल एक्स, ये मेरा पब्लिक की है, तो ऑब्जेक्ट मेरा इसको एक्सेस कर सकता है। एरर तो इसमें आ रहा था क्योंकि ये प्राइवेट था, बट गेट एक्सेस क्योंकि क्लास के अंदर ही है, तो ये प्राइवेट फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है। तो एक तरीके से फैमिली वाली बात हो रही है ना पूरी, कि भाई ये तो घर के अंदर की बात है, तो ये इसको पता है, बाहर वाला उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, बाहर वाला किसी के थ्रू एक्सेस कर सकता है। तो एक तरीके से जो गेट एक्सेस जो डबल एक्स फंक्शन है, ये हो गया घर का भेदी हो गया है। बाकी ये पूरी की पूरी फैमिली की तरह एक काम कर रहा था, बट इसने इसका यूटिलाइज करके इंफॉर्मेशन निकाल के हमें दे दी बाहर भी, पब्लिकली। तो इस तरीके से ये आपके तीन मॉडिफायर्स काम करते हैं, और डिटेल बाकी है अभी। बेसिक्स के लिए ये इतना काफी है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। थोड़ी देर पहले मैंने वर्ड यूज किया था इनहेरिटेंस। अब इसको समझते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। भाई हमने एक क्लास तो बना दी, उसके अंदर फीचर्स भी डाल दिए इन फॉर्म ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। तो इनहेरिटेंस एक फंडामेंटल एबिलिटी है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक खास बात है, एक प्रॉपर्टी है,
कि भाई एक क्लास में से आप दूसरा क्लास बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक प्रोग्रामर ने एक अच्छा सा कोड लिखा, बट आपके दिमाग में आया कि नहीं मैं इसको और अच्छा बना सकता हूँ। बट पहले वाले जो ओरिजिनल प्रोग्रामर है वो नहीं चाहता ना कि आप उसका कोड एडिट करें। कल को आपने गलत कर दिया तो वो आप पे ट्रस्ट क्यों करे। तो आप क्या करेंगे, आप उसी कोड को लेंगे, आप उसको एक्सटेंड करेंगे, यानी अपना उसमें ऐड करेंगे, बट सेम उसके नाम से नहीं, आप उसको ओवरराइट नहीं करके आप अपने नाम से बनाएंगे, जिसमें से सेम वही प्रॉपर्टीज आप पहले वाले में से यूज कर लेंगे एंड देन उसका कोई नया एक वर्जन बनाएंगे। तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का फायदा क्या है कि भाई एक तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ रही है, आपने पहला ही कोड जो था पहले से बना हुआ उसको रीयूज कर लिया। तो ये जो रीयूजिंग है ये आपका टाइम बचाती है और रिसोर्सेज बचाती है। अब इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आप एक नई क्लास बनाना चाह रहे हैं, लेट्स से एम्प्लॉय, जिसमें आप सारे एम्प्लॉयज का डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं। बट आपके पास पहले से एक क्लास बनी हुई है जिसका नाम है पर्सन। पर्सन में आपके पर्सन की जो डिटेल्स हैं जैसे नेम, एज, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें ऑलरेडी उसमें मेथड्स बने हुए हैं, यानी फंक्शंस उसमें बने हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि एम्प्लॉय वाली जो क्लास बना रहे हैं आप, उसमें भी तो सेम टू सेम यही चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी ना किसी तरीके से। पर्सन वाली चीजें तो सारी उसमें चाहिए ही, क्योंकि एम्प्लॉयज भी तो आपके पर्सन है ना, तो वो सेम प्रॉपर्टी शेयर करेंगे। बस एम्प्लॉयज के लिए आपको थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा चाहिए होगी, जैसे कि उसकी सैलरी वगैरह, या फिर कितने साल से काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो आप अगर पर्सन वाली क्लास को एक्सटेंड करके एम्प्लॉय वाली क्लास बना लेते हैं तो आपका कोड रीयूज हो रहा है एंड आपका टाइम बच रहा है। तो ये इनहेरिटेंस हम इसको एक एग्जांपल में करके देखते हैं, तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे हम एक्सटेंड करते हैं क्लासेस को।